Okay, so this is another lecture on limit of a function. Let us evaluate this limit problem. हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में भी लिमिट इवैल्यूएट किया था और जो फंक्शंस हमने अब तक लिए हैं ये फंक्शन भी उसी टाइप का है। तो इस फंक्शन में आप क्या देख रहे हैं, ये एक रैशनल फंक्शन है। ये एक रैशनल फंक्शन है। ये रैशनल फंक्शन क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन x, और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। तो जब दो पॉलिनोमियल का रेशियो हमें मिलता है तो हम उसको रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने, इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने रैशनल फंक्शंस के लिमिट्स इवैल्यूएट किए थे। यहाँ पे भी वही है। तो ये लिमिट अभी मुझे इवैल्यूएट करना है। एक बार फिर से वही बात, फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी लिमिट प्रॉब्लम का? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है एक क्वेश्चन जो कि आप खुद को पूछेंगे। आपको खुद को एक क्वेश्चन पूछना है क्या, और वो ये है कि लिमिट इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना है। मतलब क्या? मतलब हमें ये बताना है जब x ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है, जब वेरिएबल x 2 के पास जा रहा है, x टेंड्स टू 2 है, तो x का वैल्यू 2 के पास जा रहा है, तब ये जो फंक्शन ऑफ x है ये किस नंबर के पास जा रहा है? अब ध्यान में रखना, जब तुम बोलते हो विच नंबर इज दिस फंक्शन अप्रोचिंग, तो एक चीज याद रखना कि वो जो नंबर है वो नंबर एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, फाइनाइट नंबर होना चाहिए, और वो एक यूनिक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, यूनिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब x 2 के पास जा रहा है तो देखो क्या होगा। ये 8 2x 2 के पास जा रहा है तो 2 क्यूब ये किसके पास जाएगा? ये 8 के पास जाएगा, बराबर 8, ये 8 के पास जा रहा है। -2 इंटू 7 ये 14 के पास जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 14 ऐसे क्यों लिख रहा हूं, तो वो इसलिए क्योंकि मुझे 14 नहीं लिखना है, मुझे 14 के पास लिखना है। ठीक है ना, थोड़ा है फनी लेकिन समझने के लिए अच्छा है। तो अब देखो क्या होगा, ये नंबर 8 के पास है। देखो ये 8 जैसा नहीं दिख रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है थोड़ा, मतलब 8 के पास है, और ये 6 है, तो 8 के पास और 6 दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 14 के पास। ठीक है, -14 माइनस ये भी 14 के पास है। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर 14 के पास है, लेकिन जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल है एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या मिलेगा हमें? 0 नहीं मिलेगा, हमें जो भी मिलेगा वो 0 के पास होगा। तो न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? 0 के पास जा रहा है। जब x 2 के पास जा रहा है तो न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है। और डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर भी ये 8 के पास जाएगा। ठीक है, माइनस ये जो है ये 28 के पास जा रहा है। ठीक है, प्लस ये 32 के पास जाएगा, ये 32 के पास जाएगा, -12। ठीक है ना, अब देख लो ये हो गया 40, ये दोनों ऐड करने पे ये 40 हो गया, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। तो वापस ये 0 के पास ही जा रहा है, 40 - 40। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि आपको मिला 0/0, और जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि जब x, ध्यान से सुनो, जब x 2 के पास जा रहा है, जब x 2 के पास जा रहा है, तो ये फंक्शन ऑफ x जो है वो जा रहा है 0/0 के पास। कहाँ पे जा रहा है? 0/0 के पास जा रहा है, और 0/0 कोई एक फाइनाइट नंबर नहीं है, मतलब अपने काम का नहीं है वो। 0/0 कहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे उसको? 0/0 जैसा कोई नंबर होता ही नहीं है नंबर लाइन पे। तो इन शॉर्ट अब हम क्या समझ गए कि ये मुझे इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है, और मैं अपना आंसर ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
मुझे इस 0/0 से छुटकारा पाना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज करूंगा, और वो जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है 0 के लिए उसको मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है, अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है, ये एक ऐसा फॉर्म है जिससे अपने को छुटकारा पाना है। इट इज अ फॉर्म we need to get rid of, okay, and to get rid of this form we have techniques, different techniques and results. So right now we are working on one technique. Later we will also be looking at some of the theories, results which will help us evaluate the limit problem. Okay, so here I will now write, see, I will now factorize this. Now when I go for factorizing, I notice that numerator is a cubic polynomial and the denominator is also a cubic polynomial. So for factorizing this, I need to have, I need to use some method. And what is that method? That method is synthetic division method. So here, see what I write. I just saw that when x is 2, this becomes 0. When x is 2, the numerator and denominator both become 0. So see what I write. I write x minus 2 is one factor of x cube minus 7x plus 6. Okay, why x minus 2 is one factor? Because when I'm using x equals to 2 here, this becomes 0. This is factor theorem we have studied in lower standards. If you remember, if you have f of x equals to some expression, and x, when you put x equals to a, and if this becomes 0, then you say x minus a is a factor. What do you say? You say x minus a is a factor. Okay, so here, see what I write. I write x minus 2 is one factor of this. I write for the second factor, we will apply synthetic division method. We will apply synthetic division method. Now if you remember what that method is, okay, we will make a table here, and in this, see the first, see here what we will do is we will write the number which makes the polynomial equal to 0. So that number is 2. So I write 2 here, right? And then in the first row, I shall write the coefficients of x. So x cube, see x cube, it is 1x cube plus 0x square. See x square is not there, so 0x square minus 7x plus 6. Okay, you need to follow the coefficients of x powers in descending order. So cube, then square, then x, then 6. So it is 1, then 0, then minus 7 and 6. Okay, now the next is this one we will copy it, with this one we copy it as it is. So here we write 1. Now this 1 is multiplied to 2. 1 into 2 is 2. Add them, you get 2, multiply, so it is 4. Okay, so 2 into 2 is 4, write 4 here. Now once again add these two numbers, you get negative 3. Now multiply negative 3 to 6, negative 3 to 2, it is negative 6, and here you will get 0. This will always be 0 if you are dividing by one of the factor. Okay, so as such, what are we doing here in the table? This table, what are you doing? What are you doing in this table? In this table, you are dividing this polynomial by x minus 2. You are dividing this polynomial by x minus 2.
Okay, this is also a kind of division. Okay, now see next step what I will write. I will now write the second factor. So I write here the second factor is, I write the second factor, I write therefore the second factor is, what is the second factor? See, x, see 1 x square, that is x square, plus 2x minus 3 is the second factor. Okay, so I got now both the factors. Can it be further factorized? Let's see. The second factor, can it be further factorized? That is x square plus 3x minus 3. Okay, that is x common x plus 3 and minus 1 common x plus 3. That is x plus 3 and x minus 1. Yes, so the second factor which I got, I could further factorize this. So total I got now for the numerator, this numerator when I factorized, I got total 3 factors. Okay, तो सबसे पहला वाला फैक्टर कौन सा था इसका, x minus 2 था. ये कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने इसमें x पुट किया, when I plug in the x value here, I got it to be 0. So ये x का वैल्यू है. ये एक x minus 2 उसका एक फैक्टर हो गया. दूसरे फैक्टर के लिए मैंने x minus 2 से डिवाइड किया सिंथेटिक डिवीजन मेथड से. जब मुझे दूसरा फैक्टर मिला, दूसरा फैक्टर वापस फैक्टराइज किया, तो अब मुझे इसके तीनों फैक्टर मिल गए. तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 पहला, x प्लस 3 दूसरा और x माइनस 1 तीसरा. ये हो गया तुम्हारा नंबर 1. अब वैसे ही तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है. किसको? डिनोमिनेटर को. चलो डिनोमिनेटर आप लोग वीडियो पॉज करो और आप लोग फैक्टराइज करो और फिर वापस आओ. So when you will factorize this, x cube minus 7x square plus 16x minus 12, I hope you all must have factorized this. You will get x minus 2 into x minus 3, x minus 2 into x minus 3. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अपने को x minus 2 का स्क्वायर मिल रहा है. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2. अब देखो, अब हम लोग लिमिट इवैल्यूएट करेंगे. कैसे? ये दोनों फैक्टराइज हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore L equals to लिमिट x टेंड्स टू 2, और मैं न्यूमरेटर जो पॉलिनोमियल है उसकी जगह पे उसके फैक्टर्स लिखूंगा. वो क्या है? x minus 2, x plus 2, x minus 1, और डिनोमिनेटर में मिलेगा x minus 2, x minus 2, x minus 3. अब देखो, एक फैक्टर तो कैंसिल हो गया, एक फैक्टर तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल हो गया. ठीक है, अब दूसरे फैक्टर, और यहाँ पे क्योंकि फैक्टर कैंसिल हो रहा है तो तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि वो 0 नहीं है. सिंस x टेंड्स टू 2, देयरफॉर x is not equal to 2 and x minus 2 is not equal to 0. देखो अब नेक्स्ट में क्या होगा. therefore L equals to लिमिट x tends to 2, डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है x minus 2, x minus 3, और न्यूमरेटर में आपको मिल रहा है x plus 2, x minus 1. सर वो x plus 3 होना चाहिए ऊपर वाला. Yes, you are right. ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वो कॉपी करते समय ये x plus 3 है. x plus 3.
ये x+3 है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा x+3 इंटू x-1। अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो रहा है, एक फैक्टर तो गया जो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर x टेंड्स टू 2 दिया है तो डेफिनेटली x-2 जो है वो टेंड्स टू 0 है, वो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि डिनोमिनेटर में एक और x-2 है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 के पास जा रहा है, इसके लिए हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा। ओके, तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो वो मुझे मिलेगा, इसको मैं L1 लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x+3 इंटू x-1, और यहाँ पे x-2 इंटू x-3। अब आप लोग देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है, और कहीं पर x इक्वल्स टू 2 है, बराबर, x टेंड्स टू 2 था ना, तो कहीं पर x इक्वल्स टू 2 है। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, मतलब x का वैल्यू यहां से जा रहा है, कहां से जा रहा है, लेफ्ट से जा रहा है, तो x का वैल्यू धीरे धीरे 2 की तरफ जा रहा है। वो बात अलग है कि वो ऐसे ही जाते रहेगा और कभी 2 तक नहीं पहुंचेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इंस्टेंस की बात करता हूं, मतलब मैं सोचता हूं कि मेरा x यहां पर है, और अगर मेरा x यहां पर है तो मेरे x के वैल्यू, मेरा जो x का वैल्यू है उसमें और एक्चुअल 2 में कुछ डिस्टेंस होगा। ये जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, रेड बोलो या पिंक बोलो, जो भी बोलो, पिंक ही बोलेंगे इसको। और ये जो डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस h। इस डिस्टेंस को मैं h बोलूंगा, और ये डिस्टेंस वेरिएबल डिस्टेंस है। ये सॉरी, ये वेरिएबल डिस्टेंस है। ये वेरिएबल डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि x जो है वो 2 के पास जा रहा है, तो जिस इंस्टेंस पे आपने लिया है उस इंस्टेंस पे ये यहां पर है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, x यहां पे आ जाएगा, फिर x यहां पे आ जाएगा, तो ये जो h है वो डिमिनिश होता जाएगा, h जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, और h डिमिनिश होता जाएगा, इसका मतलब h जो है वो 0 के पास जाएगा। h जो है वो डिमिनिश होता जाएगा, इसका मतलब h 0 के पास जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस h। 2 माइनस h क्यों लिया मैंने, क्योंकि देखो यहां पे 0 है, यहां पे 1 है, और यहां पे 2 है, ठीक है। तो अगर ये 2 है और मेरा x यहां पे है, तो जो मेरा x है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है 2 माइनस h। 2 यहां पे है ना, 2 कहां पे है, 2 यहां पे है, और मेरा h यहां पे है, तो 2 में से h को मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, 2 माइनस h। और मैं क्या लिखूंगा आगे, एंड एज x टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0। h कहां जा रहा है, 0 के पास जा रहा है। तो अब देखो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा L1 मिलेगा मुझे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू 2 नेगेटिव h टेंड्स टू 0। तो ये पूरा जो लिमिट है अब वो h में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे
x है वहां पे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच प्लस 3, 2 माइनस एच माइनस 1, यहाँ पे है तुम्हारे पास में 2 माइनस एच माइनस 2, और ये है 2 माइनस एच प्लस सॉरी माइनस 3। तो ये हो जाएगा L1 लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h, 1 माइनस h, नेगेटिव h एंड माइनस h माइनस 1, माइनस h माइनस 1। ठीक है, तो L1 क्या मिल रहा है आपको? अब आप ऐसा कर सकते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से माइनस कॉमन ले लो तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, h प्लस 1, 5 माइनस h और 1 माइनस h। अब आप लिमिट इवैल्यूएट कर लो, अप्लाइंग लिमिट्स, अप्लाइंग लिमिट्स। तो क्या होगा देखो, अब जहां भी h है वो 0 के पास जा रहा है, तो अप्लाइंग लिमिट्स में क्या होगा? L1 आपको क्या मिलेगा? L1 मिलेगा, न्यूमरेटर का लिमिट आप लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 1। तो आपको मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो जब ये h 0 के पास जाएगा तो 5 तो 5 रहेगा, लेकिन ये 0 के पास हो जाएगा, तो इसका लिमिट 0 हो गया। तो आपको क्या मिलेगा? ऊपर L1 मिलेगा 5 माइनस 0, फिर यहाँ पे मिलेगा 1 माइनस 0, फिर ये जो है ये 0 होगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 प्लस 1। तो ये आपको क्या मिला? 5 इंटू 1 इज 5 डिवाइड बाई 0। ओके, दैट इज L1 इज इंफिनिटी। क्या मिल रहा है? L1 मिल रहा है, इंफिनिटी मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही अब हम L2 निकालेंगे। L2 क्या होगा? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ओके, राइट हैंड लिमिट मतलब x जो है वो 2 के पास राइट से आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2, तो L2 मैंने क्या किया है, L2 के लिए ये पूरा मैंने वापस कॉपी किया हुआ है, सिर्फ x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है। ओके, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव लिखा है, फंक्शन वही है। अब क्या होगा देखो, अब x का वैल्यू 2 के पास राइट से आ रहा है, x का वैल्यू 2 के पास राइट से आ रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, धीरे धीरे x 2 के पास आ रहा है। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि मेरा x यहाँ पर है। ओके, मेरा x यहाँ पे है, ये रहा मेरा x 2 के पास आ रहा है राइट से। तो अगर x 2 के पास राइट से आ रहा है तो x और 2 के बीच में, x और 2 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को मैं रेड कलर से मैंने बताया है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस जो है ये h है। ठीक है, ये h है। अच्छा, x क्योंकि x 2 के पास कंटिन्यूअस जा रहा है, तो जैसे जैसे x 2 के पास जाएगा ये जो h है वो डिमिनिश होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। इसका मतलब h क्या हो रहा है? h 0 के पास जा रहा है, h 0 के पास जा रहा है। ओके, जब x 2 के पास जा रहा है तो h 0 के पास जा रहा है। ओके, अच्छा, और x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू क्योंकि वो राइट से जा रहा है, तो देखो यहाँ पे 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक 1, और फिर यहां से लेके यहां तक 2, और मेरा x 2 के बाद में है h, तो मतलब x का वैल्यू होगा मेरा 2 प्लस h। राइट हैंड लिमिट में हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे? 2 प्लस h। तो मैं यहां पे लिखता हूं पुट x इक्वल्स टू 2 प्लस h, एंड as x tends to 2 positive, as x tends to 2 from right,
h टेंड्स टू 0, देयरफॉर L2 क्या हो जाएगा, ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको h में लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां भी x है वहां पे मैं 2 प्लस h लिखूंगा, 2 प्लस h प्लस 3, 2 प्लस h माइनस 1, 2 प्लस h माइनस 2, 2 प्लस h माइनस 3। तो ये मुझे मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 5 प्लस h, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस h, यहाँ सिर्फ h, और ये होगा h माइनस 1। अब मैं अप्लाइंग लिमिट्स, तो देखो क्या होगा, L2 मुझे मिलेगा, न्यूमरेटर में पहले लिमिट्स लिखूंगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 प्लस h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, डिनोमिनेटर में लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 1। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये न्यूमरेटर में जब ये तो 5 है तो 5 रहेगा, और ये 0 के पास जा रहा है तो इसका लिमिट 0 होगा। तो 5 प्लस 0 मतलब 5, यहाँ पे 1 प्लस 0 मतलब 1, यहाँ पे 0, h 0 के पास जा रहा है तो उसका लिमिट 0 आएगा, इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया, ये जो नेगेटिव साइन है इसको ऊपर ले लो, तो ये हो गया नेगेटिव 5/0। अच्छा, 5/0 इंफिनिटी के पास जा रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये हो गया नेगेटिव इंफिनिटी। ये क्या हो गया, नेगेटिव इंफिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी। तो इसका मतलब इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है जब x 2 के पास जा रहा है। ओके, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x is not equal to limit x tends to 2 positive f of x. Therefore limit x tends to 2 f of x does not exist। मतलब यहाँ पे लिमिट does not exist। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो जब x2 के पास आ रहा है, समझो ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैं y लिखता हूं, ये मेरा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0 है, ये 1 है और ये यहाँ 2 है, ठीक है। 2 पर मैं एक एसिम्पटोट बनाता हूं, 2 पे मैं एक एसिम्पटोट बनाता हूं, ये देखो ये 2 पे मैंने बनाया है, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन कैसा होगा जब x 2 के पास लेफ्ट से आ रहा है, जब x 2 के पास लेफ्ट से जा रहा है तो हमें लिमिट क्या मिला, इंफिनिटी। तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कुछ ऐसा है, देखो फंक्शन अभी यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये फंक्शन, ये देखो ये फंक्शन इंफिनिटी के पास जा रहा है, ये ऐसे इंफिनिटी के पास जा रहा है, मतलब जितना 2 के पास जाओगे वैसे वैसे फंक्शन ये इंफिनिटी के पास जाएगा। तुम जितना 2 के नजदीक जाओगे, जितना 2 के नजदीक जाओगे, जैसे यहाँ पे हो तुम, सॉरी, अगर तुम यहाँ पे हो तो फंक्शन ये वैल्यू है, और नजदीक गए तो फंक्शन ये वैल्यू है, और नजदीक गए तो फंक्शन ये वैल्यू है, और जितना तुम 2 के पास जाओगे लेफ्ट से फंक्शन का वैल्यू ऊपर चलता जाएगा। फंक्शन कहां जा रहा है, फंक्शन इज अप्रोचिंग पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, और इस तरफ कैसा होगा, जब x 2 के पास राइट से आ रहा है, तुमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट क्या है, नेगेटिव इंफिनिटी। तो जब x 2 के पास राइट से जा रहा है ऐसे ऐसे, तो फंक्शन जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी, मतलब फंक्शन ये ऐसे आ रहा है, ये फंक्शन ऐसे आ रहा है, ये नेगेटिव इंफिनिटी। इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो, इसका मतलब तुम देख रहे हो कि जब x 2 के पास आ रहा है इस रीजन में,
इस रीजन में तुम क्या देख रहे हो कि जब x का वैल्यू 2 के पास आ रहा है तो फंक्शन जो है, फंक्शन किसी एक यूनिक फाइनाइट नंबर के पास नहीं जा रहा है, फंक्शन किसी एक नंबर के पास नहीं पहुंच रहा है। अपना अल्टीमेटली अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब x 2 के पास जा रहा है, ये रहा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन क्या था? इवैल्यूएट लिमिट, मतलब जब x 2 के पास जा रहा है तो ये कौन से नंबर के पास जा रहा है, तुम्हें वो फाइनाइट यूनिक नंबर बताना है। तुमने क्या देखा? वो नंबर एक फाइनाइट यूनिक नंबर नहीं है, वो क्या है? नेगेटिव इंफिनिटी और पॉजिटिव इंफिनिटी। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन जो है, फंक्शन एक फाइनाइट यूनिक नंबर के पास नहीं जा रहा है। जब x 2 के पास जा रहा है लेफ्ट से तो वो पॉजिटिव इंफिनिटी के पास जा रहा है, और जब x राइट से जा रहा है तो नेगेटिव इंफिनिटी के पास। तो ये फंक्शन का लिमिट एट x टेंड्स टू 2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये उसका आंसर है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो अभी हम लोग जो प्रॉब्लम्स ले रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को हम लोग, जैसे कि अभी मैंने आपके लिए सॉल्व किया ये वाला प्रॉब्लम, ये मैंने लिमिट इवैल्यूएट किया इस फंक्शन का। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? रैशनल फंक्शन है। इसके पहले भी मैंने जो फंक्शंस लास्ट लेक्चर में मैंने लिमिट इवैल्यूएट किए थे वो रैशनल फंक्शंस थे या पॉलिनोमियल फंक्शंस थे। ऐसे सारे लिमिट प्रॉब्लम्स को हम लोग एल्जेब्रिक लिमिट्स बोलेंगे। जैसे अगर आपने लिमिट x टेंड्स टू a f of x, और ये जो f of x है, अगर ये f of x एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, ये f of x एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है, या ये f of x एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन है, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक लिमिट्स। एल्जेब्रिक लिमिट्स, एल्जेब्रिक लिमिट प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब ये है कि इस f of x में, ये जो f of x है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिखेगा, या तो पॉलिनोमियल दिखेगा और नहीं तो पॉलिनोमियल का रेशियो दिखेगा। रेशियो, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, लेकिन वो होगा एल्जेब्रिक। मतलब इसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस नहीं दिखेंगे। तो ये एल्जेब्रिक लिमिट्स अभी हम लोग फिलहाल सॉल्व कर रहे हैं। जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो उस टेक्स्ट बुक से आप और भी एल्जेब्रिक लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने टेक्निक बताया, विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक। अब मैं कुछ और एल्जेब्रिक लिमिट्स लूंगा और उसमें हम लोग लिमिट्स इवैल्यूएट करेंगे। Let's take one more problem. Evaluate limit x tends to 3 square root of 2x plus 3 minus square root of 4x minus 3 upon x square minus 9. सबसे पहले मैं इसको L लिखूंगा. Let L equals to this. First step. What is first step? I will ask myself what am I supposed to do? So मुझे क्या करना है यहाँ पे? मुझे जब x का वैल्यू 3 के पास जा रहा है, मुझे बताना है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये फंक्शन कौन से नंबर के पास जा रहा है। x कौन से नंबर के पास जा रहा है? x 3 के पास जा रहा है। ये f of x है, मुझे बताना है f of x किस नंबर के पास जा रहा है। ये जो नंबर है यही नंबर होगा लिमिट ऑफ f of x when x tends to 3। ठीक है, तो ये हम लोग पहले चेक करेंगे। तो लेट अस चेक। जब x 3 के पास जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 into 3 6, ये हो जाएगा 2 into 3 6, ये 6 के पास जाएगा, 6 plus 3 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है, माइनस। ये 9 मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि वो एग्जैक्ट 9 नहीं है, वो 9 के पास है, क्लोज टू 9 है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट, यहाँ पे x 2 3 के पास जा रहा है, 4 into 3 12, 12 minus 3 9, ये जो है ये भी 9 के पास जा रहा है। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब ये तुम्हारा आएगा 3 के पास,
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 ये भी 3 के पास आएगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है, ये नंबर और ये नंबर दोनों 3 के पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों इक्वल है, दोनों भी 3 के पास है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब ये कहां पे जा रहा है, ये 0 के पास जा रहा है। जब x 3 के पास जा रहा है तो न्यूमरेटर 0 के पास जा रहा है, और डिनोमिनेटर भी आप चेक करोगे तो वो आपको 0 के पास ही मिलेगा। इसका मतलब जब x 3 के पास जा रहा है, f of x कहां पे जा रहा है, f of x जा रहा है 0/0 के पास। अब ये कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता 0/0। ओके, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो फैक्टर कैंसल करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से मुझे वो फैक्टर कैंसल करना पड़ेगा जिसके कारण f of x 0/0 फॉर्म में आ रहा है। और वो फैक्टर क्या है, आप देख के ही बता सकते हो तुरंत। x 3 के पास जा रहा है, x 3 के पास जा रहा है, तो इसका मतलब x माइनस 3 0 के पास जा रहा है, और मुझे ये फैक्टर कैंसिल करना है। ओके, तो उसको मैं फैक्टराइज करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है। मुझे ऊपर और नीचे, ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, ऊपर एक इरैशनल एक्सप्रेशन है, तो मैं इसको पहले रैशनलाइज करूंगा। और रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके ही कॉन्जुगेट से मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9, तो इसको मैं लिखूंगा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इनटू। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, इसका कॉन्जुगेट, ओके, और वही मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, अब देखो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3। ऊपर देखो क्या मुझे मिलेगा, ऊपर मुझे मिलेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल्ड ऑफ, बिकॉज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर यू गेट 2x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका a स्क्वायर ये मिला, और 4x माइनस 3 मुझे मिलेगा, 4x माइनस 3। नीचे मुझे x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा x माइनस 3 x प्लस 3। और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा पूरा वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। ओके, ये मुझे यहाँ पे मिला। नेक्स्ट स्टेप में, सो L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड ये ब्रैकेट ओपन करो, 2x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पे मुझे मिला x माइनस 3 x प्लस 3 एंड ये वाला ऐसे ही, ये पूरा वैसे ही यहाँ पे आएगा। ओके, ये पूरा, ये वाला ब्रैकेट पूरा वैसे ही वहां पे आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिला देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू 3, और ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 2x, और यहाँ पे मुझे मिलेगा x माइनस 3 x प्लस 3, और ये वाला वापस यहाँ पे आपको लिखना है। अब ऊपर से आप -2 कॉमन ले लो, तो L लिमिट x टेंड्स टू 3 -2 कॉमन ले लो, तो मुझे आपको मिलेगा x माइनस 3, यहाँ पे x माइनस 3 x प्लस 3 एंड ये ब्रैकेट ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये x माइनस 3 गया और ये आपका काम हो गया। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस x टेंड्स टू 3 x is not equal to 3, therefore x minus 3 is not equal to 0. ओके, तो क्या बचा, ऊपर बचा -2, नीचे बचा x plus 3 into this bracket. So L equals to limit x tends to 3 -2, यहाँ पे आपको मिलेगा x plus 3
x प्लस 3 और ये ब्रैकेट में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं इसको लिख देता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3 एकदम सही है। अब मैं लिमिट इवैल्यूएट करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि अब मुझे 0/0 नहीं मिलने वाला है। तो L इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट्स, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे L इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आपको लिमिट लिखना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 -2, और डिनोमिनेटर में भी जहां भी ब्रैकेट्स है वहां पे लिख दो लिमिट एक्सटेंड्स टू 3x प्लस 3 इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x माइनस 3। ओके, अब देखो, जब x 3 के पास जा रहा है तो -2 को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका लिमिट -2 होगा। यहाँ पे इसका लिमिट 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, इनटू ब्रैकेट में ये देखो, ये 3 के पास जा रहा है तो ये 6 के पास जाएगा, सो ये आपको मिलेगा 6 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 9 मिलेगा, 12 माइनस 3। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा L इक्वल्स टू -2 अपॉन 6 इंटू 3 प्लस 3, दैट इज ये हो जाएगा -2 अपॉन 6 इंटू 6 36, आंसर इज -1 अपॉन 18, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से अच्छे से देख लेंगे आप लोग। Now let's take one more problem. Here we have to evaluate limit of this function. We have to evaluate limit of this function when x tends to 0. क्या मतलब उसका? मतलब जब x 0 के पास जा रहा है, जब x वेरिएबल 0 के पास जा रहा है, तो हमें बताना है ये फंक्शन ऑफ x कौन से नंबर के पास जा रहा है, और वो नंबर एक यूनिक नंबर, फाइनाइट नंबर होना चाहिए जिसका कि सिग्निफिकेंस होना चाहिए हमारे लिए। जैसे कि यहाँ पे कैसे आपको मिला -1 अपॉन 18, वैसे ही उसका भी सिग्निफिकेंस होना चाहिए। -1 अपॉन 18 आपको मालूम है क्या है, तो वो प्रॉपर आंसर है। ओके, ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं देख रहा हूं कि इरैशनल एक्सप्रेशंस हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भी है। तो मुझे इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको आराम से करेंगे। देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा रूट ऑफ x² प्लस 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 9. So root of x² plus 9 minus 2 root of 2x² plus 9, and here I have 3x² plus 4 minus square root of 2x² plus 4 into, now see, I will rationalize the numerator expression. Okay, I will rationalize this. So see what I write. I write here square root of x² plus 9 प्लस, आई एम मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट, तो ये माइनस को मैंने प्लस कर दिया, 2x² प्लस 9, 2x² प्लस 9, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, वही आपको करना है, जो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज इट विल गो रॉन्ग। ओके, अब मैं डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको रैशनलाइज करूंगा। अब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, तो मैं वही कलर यूज करता हूं, ऑरेंज कलर। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ 3x² प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 4, ओके, एंड 3x² प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 4। अब क्या होगा, अब देखो, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपको a² माइनस b² देंगे ऊपर, और नीचे ये और ये मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा a² माइनस b²। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये वाला एक्सप्रेशन अनयूज्ड रहेगा, अनयूज्ड मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा,
और न्यूमरेटर में ये वाला एक्सप्रेशन अनयूज्ड रहेगा। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं, सो आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा, तो इसका स्क्वायर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और फिर इसका स्क्वायर होगा, इसका जब स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, इनटू ये वाला अनयूज्ड है वो ऐसे ही रहेगा, तो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे ये वाला इसके साथ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4। ओके, और क्योंकि नेगेटिव साइन है तो इधर साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 मिलेगा। ओके, और ये वाला अनयूज्ड रह जाएगा, जो कि ऐसे ही हम लोग कॉपी करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9। ओके, नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 आई एम सॉरी x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 से 9 गया, दिस इज 0, यहाँ पे भी 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिला माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4, और डिनोमिनेटर में मुझे मिलेगा अगेन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे ब्रैकेट में मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये वाला ऐसे ही कॉपी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, 2x स्क्वायर प्लस 9, और ये बंद कर दो ब्रैकेट। ओके, अब क्या होगा, अब वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये दोनों x स्क्वायर गया। ओके, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे since x tends to 0 x is not 0 x square is not 0। ओके, इसका मतलब जो हमने कैंसिल किया वो सब एकदम कायदे से बराबर है, हमने 0 कैंसिल नहीं किया है। ओके, अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलेगा L इक्वल्स टू, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4, वेरी गुड। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9। एक बार चेक कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा L इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन बाहर ऐसे ही रहने दो, जब x 0 के पास जाएगा तो ये 0 के पास जा रहा है, 3 इंटू 0 0, तो आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 4 तो 4 ही रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन दिस इज गोइंग टू 0, so 2 इंटू 0, द लिमिट विल बी 0, इसका लिमिट क्या होगा, इसका लिमिट 0 होगा। सही है, तो ये हो गया 0 प्लस 4 फिर से, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा, देखो ये भी 0 के पास जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 0 प्लस 9, ओके, प्लस ये भी जा रहा है 0 के पास, तो 0 प्लस 9, तो आपको मिलेगा L इक्वल्स टू नेगेटिव, ये हो गया रूट ऑफ 4, 2 प्लस 2 अपॉन 3 प्लस 3, so the answer is negative 4 upon 6, that is negative 2 upon 3। आई होप आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पूरा सॉल्यूशन देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके।
Okay, watch this whole solution once again.